चलिए बच्चों, आज फिर शुरू करते हैं। स्थिर विद्युत का जो शेष भाग बच गया था, गॉस थ्योरम बता रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न छूट गया था, समय ज़्यादा होने की वजह से उसको नहीं कवर कर पाए थे। आज उसको कवर करते हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस प्रमेय का। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। गॉस के प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। देखिए, ये एक चादर यहाँ पे है। अनंत चादर को हम नहीं दिखा सकते, इसलिए चादर का एक चित्र समझने के लिए बना दिए हैं। इसमें जब हम आवेश देंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठ में, चादर के संपूर्ण पृष्ठ में एक समान आवेश फैल जाएगा। इसके दोनों तरफ हमने दो बिंदु लिए हैं, P और P डैश। हमें P पर तीव्रता निकालनी है, हमें तीव्रता P पर निकालनी है। P को कवर करने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ कल्पित किया है। देखिए, R दूरी इधर है, R दूरी इधर भी हमने P डैश पॉइंट लिया और एक A वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वृत्ताकार लेकर के एक बेलन बनाया, जिससे ये बिंदु उस बेलन के ठीक पृष्ठ पर हो, यानी ये जो ए वृत्ताकार पृष्ठ है इसके केंद्र पर P बिंदु है। तो इस तरह से ये एक गॉसियन पृष्ठ बन गया। देखिए, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल लगेगा। मान लेते हैं कि P बिंदु पर तीव्रता E है। यहाँ से R दूरी पर अगर हम E तीव्रता ले रहे हैं तो इधर से R दूरी पर इस तरफ भी तीव्रता E ही होगी। अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे तो दोनों तरफ समान दूरी पर हमने P और P डैश लिया है, तो तीव्रता E और E डैश होगी। अब देखिए, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान इसके अंदर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो हमें दो चीज़ें निकालनी होगी। एक तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरेगा, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी होगी कि इसके अंदर मौजूद कुल आवेश कितना है। तो अगर हम मान लें कि इस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये सिग्मा एक लेटर होता है, ग्रीक लेटर, जिससे हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व व्यक्त करते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल में, चादर के एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश कितना है, सिग्मा। अब देखिए, आवेश सिर्फ इस वृत्तीय पृष्ठ पर है, क्योंकि इस बेलन का जो ये भाग है यही आवेशित है। बाकी ना तो इधर आवेश है और ना ही इधर आवेश है। मतलब इस टाइप से आपका, जैसे ये आपका पृष्ठ हो गया, तो ये वृत्ताकार पृष्ठ होगा, तो इतने में आवेश है। तो ए क्षेत्रफल अगर इसका है तो ए क्षेत्रफल इसका भी होगा। तो एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा है, तो ए क्षेत्रफल में कितना आवेश हो जाएगा, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होगा सिग्मा इंटू ए। तो एक चीज़ निकल आई, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश मौजूद होगा, सिग्मा इंटू ए। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ से हमेशा लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं, लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं। तो इस तरह का ये पृष्ठ है, तो बल रेखाएं लंबवत इस तरफ, यानी इस तरफ निकलेंगे, इस तरफ निकलेंगे, ठीक है, लेकिन इसके पृष्ठ के समानांतर बल रेखाएं नहीं निकलेंगी। तो इस बेलनाकार
जो गाउसियन पृष्ठ है उस पर दो तरह के पृष्ठ हैं, ये वृत्ताकार है दोनों, और बक पृष्ठ, बेलन का जो बक पृष्ठ होता है, बक पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, बक पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स सिर्फ इस ए पृष्ठ से और ए पृष्ठ से गुजरेगा। तो अगर हम तीव्रता ई मान रहे हैं तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर इस तरफ गुजरेगा सिग्मा ई इंटू ए और इधर कितना गुजरेगा ई इंटू ए। भाई फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, जैसे ई डी एस लिखते हैं या ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ थीटा 0 होगा क्योंकि यही तीव्रता की दिशा है, यही क्षेत्र की लंब दिशा है, तो इसमें कास तो आएगा नहीं, यानी ई डी एस या ई डी एस की जगह ए लिख देंगे, ई ए, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ई ए और ई ए, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा 2E अब गास प्रमेय क्या कहती है, गास प्रमेय कहती है कि कुल फ्लक्स का मान उसमें मौजूद, पहले आप गास थ्योरम लिख लें इस टाइप से, संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो फाई का मान हो गया 2E, क्यू का मान सिग्मा इंटू ए, ये है आवेश का मान, और बटे एप्सिलॉन 0। हमें ई निकालना है, पक्षांतर करके निकाल लीजिए, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0 गुणे 2A नीचे चला जाएगा, ए कट जाएगा, तो ई का मान क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। इतना करना है, ई का मान आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यानी अब ये चादर चाहे ये छोटी हो चाहे अनंत इसका विस्तार हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसके आवेश घनत्व पर तीव्रता निर्भर करेगी, एकांक पृष्ठ में जितना आवेश है उस पर तीव्रता निर्भर करेगी। तो पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ देखिए, आर दूरी पर हमने पी बिंदु लिया है, लेकिन इसमें आर नहीं आया है, इसका मतलब दूरी पर तीव्रता निर्भर नहीं करती, यानी इस आवेशित चादर के दोनों तरफ चाहे कितनी दूरी पर भी हम बिंदु लें, तीव्रता का मान वही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये समान तीव्रता के पृष्ठ होंगे दोनों तरफ। तो ये एक बड़ा सरल एप्लीकेशन है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद विद्युत विभव और धारिता से संबंधित प्रश्न देखेंगे। विभव और धारिता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, तो इसमें स्थिर विद्युत से 9 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें 2 वस्तुनिष्ठ आते हैं, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का आता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे भी आ सकते हैं, तो इसमें जो दिए गए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला इसमें दिया है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। समविभव पृष्ठ, जैसे कोई बिंदु आवेश है तो उसके चारों तरफ अगर हम सकेंद्री गोले खींचें तो ये प्रत्येक गोले का जो पृष्ठ होगा ये समविभव पृष्ठ होगा। तो इसमें जो बल रेखाएं होती हैं ये पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं, यानी पृष्ठ से ये रेखाएं कितने का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का। तो इसका आंसर हो जाएगा 90। दूसरा एक प्रश्न है, 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव
क्या होगा। अब देखिए इसमें दो आवेश Q, अगर Q और Q दोनों समान आवेश, दोनों 2a दूरी पर हैं, ये दूरी कितनी है 2a, कहता है कि यहाँ कितना विभव होगा। तो इस सवाल में इस आवेश के चिन्ह नहीं बताया है, तो इसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं, दोनों की हम बात करेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर देखिए विभव का मान, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, विभव का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई ε0 Q/R। तो यहाँ से a दूरी पर 1/4 पाई ε0 Q/A हो जाएगा इसके कारण, और इसी तरह इसके कारण कितना होगा 1/4 पाई ε0 Q/A, ये भी होगा Q/A। अब दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव कितना होगा V1 + V2, तो 1/4 पाई ε0 Q/A, और इतना वो भी है, जितना ये है उतना ये है, यानी दुगना हो जाएगा। तो सरल तरीका है कि दुगना कर दें, जब दोनों बराबर हैं तो क्या करें दुगना कर दें। तो दुगना कर देंगे तो ये कट जाएगा 1/2 Q/A। तो सही आंसर इसका ये होना चाहिए। अब इसमें जैसे ये दिया है 0, इसका आंसर क्या दिया है 0 दिया है, तो इस सिचुएशन में ये उत्तर गलत है। अगर दोनों आवेश प्लस हैं तो इतना आएगा Q/2 पाई ε0A, यानी इसका बी नंबर सही होना चाहिए। ठीक है, यदि द्विध्रुव टाइप का है, इधर -Q है और इधर +Q है, उस स्थिति में अगर इनके बीच की दूरी 2a है, तब आपने देखा होगा कि मध्य बिंदु अगर वो है तो यहाँ पर विभव शून्य होता है, और मध्य बिंदु पर नहीं, ये पूरे निरक्ष पर कहीं भी हम बिंदु लेंगे तो वहाँ पर विभव शून्य होगा। तो अगर -Q +Q आवेश 2a दूरी पर है तब मध्य बिंदु पर विभव शून्य होगा, और अगर ये स्थिति है तो इसका सही आंसर ये होगा। तो कुछ इस तरह की गलतियाँ भी हैं इसमें, तो उसको भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कूलाम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता क्या होगी। 10 कूलाम आवेश देने पर उसका वोल्ट कितना बढ़ जाता है 2 वोल्ट। आपको याद होगा ये Q बराबर क्या होता है CV, यानी C बराबर क्या होता है Q/V। Q का मान दिया है 10 कूलाम, V का मान 2 पंचे 10, सीधा कूलाम बटे वोल्ट, 10 कूलाम बटे 2 वोल्ट, तो ये 5 फैरेड धारिता इसकी आ जाएगी। चौथा प्रश्न है 2 संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो क्या समान होता है। समानांतर क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं, सभी संधारित्र के पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को एक बिंदु से, तो इनके बीच का विभव या विभवांतर समान होता है। एक ही बिंदुओं के बीच सभी संधारित्र जुड़े होने की वजह से उनके बीच का विभवांतर समान होता है। अब विभवांतर इसमें नहीं दिया है, विभव दिया है, तो विभव ही लिख दीजिए, विभव समान होता है। 5वां प्रश्न है समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा। तो ये भी बहुत सरल है, आप याद तो कर लेंगे, उत्तर भी याद कर सकते हैं, लेकिन समझ के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 2 संधारित्र हैं, मान लीजिए CC, इनको यदि आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो
तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? परिणामी जितने हैं उनको सीधे जोड़ देते हैं समानांतर क्रम में। तो 2 है यहाँ पर, c धन c, तो कितना आ जाएगा इसका मान 2c। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 1/c बराबर 1/c1 धन 1/c2 ऐसा होता है। तो ये 1/c धन 1/c यानी 2/c। ये परिणामी का व्युत्क्रम, ये परिणामी है, बड़ा सी मान लीजिए, या इसको c डैश भी लिख सकते हैं। तो c डैश का मान क्या आएगा? c/2। ये इन्वर्स करना पड़ेगा ना, 1/c डैश, तो c डैश बराबर ये c/2। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये आएगा, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये परिणामी मान आएगा। तो अनुपात क्या होगा? 2c/c/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 4c/c, c कट गया, यानी 4:1। इस तरह 4:1 इसका सही उत्तर होगा। 6वां प्रश्न है, आवेश 2 माइक्रोकूलाम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक बिंदु पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर हमें विभव निकालना है। तो विभव का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। अब देखिए यहाँ पर ये माइक्रोकूलाम दे दिया है। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 कूलाम बराबर 1 माइक्रोकूलाम। तो 2 × 10 की घात ऋण 6 ये कूलाम में बदल गया। और ये जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसका मान क्या होता है? 9 × 10 की घात 9। तो ये 9 × 10 की घात 9 हो गया। ये 2 × 10 की घात ऋण 6 हो गया Q का मान, और R का मान 5। तो ये 9 दूनी 18 हो जाता है। 10 की घात ये 9 और ऋण 6 3 हो जाएगा, बटे 5 यहाँ पर 5 का भाग दे देंगे, 5 × 15, 5 × 31। तो ये आपका ये उत्तर होना चाहिए 3.6 × 10 की घात 3। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे आपके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 फैरेड का मान बिंदी बिंदी स्थैत फैरेड। अब फैरेड और स्थैत फैरेड में क्या अंतर है? देखिए, 1 फैरेड कब निकलता है? जब 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट उसका विभवांतर बढ़ता है, तब ना हम 1 फैरेड मानते हैं। और 1 स्थैत फैरेड कैसे निकलता है? 1 स्थैत फैरेड 1 स्थैत कूलाम बटे 1 स्थैत वोल्ट। ठीक है। तो अगर फैरेड को हमको स्थैत फैरेड में बदलना है तो हमको कूलाम को स्थैत कूलाम में और वोल्ट को स्थैत वोल्ट में। तो 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम होता है 3 × 10 की घात 9 स्थैत कूलाम। 1 कूलाम बराबर हो गया 3 × 10 की घात 9 स्थैत कूलाम। और 1 स्थैत वोल्ट होता है 1/300 स्थैत वोल्ट। तो ये ऊपर जाएगा 3 × 9 और 2 शून्य है यानी 100, 10 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 11। इसका सही आंसर ये होगा 9 × 10 की घात 11 स्थैत फैरेड। 1 फैरेड बराबर 9 × 10 की घात 11। लेकिन इसमें दिया है 10 की घात 12। इसमें उत्तर 9 × 10 की घात 10 की घात 12 दिया है। तो ये इस हिसाब से गलत है।
लगभग मान जरूर उसको हम मान सकते हैं। अगर 9 को आप लगभग 10 मान लें तो एक घात बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल मान उसका 9 × 10⁻11 होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर विकल्प में आता है तो ये सही होगा। दूसरा खाली स्थान है जूल बराबर कूलाम गुणे, तो ये W बराबर विद्युत ऊर्जा कैसे निकलती है, आवेश गुणे विभवांतर, Q भी, Q हो गया कूलाम, भी हो गया वोल्ट, तो इसमें वोल्ट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देने के लिए भी आ सकता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएं तो धारिता घटती चली जाती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर वायु के स्थान पर कागज भर दिया जाए, कागज एक कुचालक पदार्थ है यानी पराविद्युतीय पदार्थ है, तो इसका जो पराविद्युतांक होगा 1 से अधिक होगा। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच कागज भरेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर K गुना घटेगा, जिसके कारण धारिता K गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसको समझना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये इलेक्ट्रॉन की जो विद्युत ऊर्जा है उसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। ये जो सूत्र आपका है Q भी, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और V का मान हम 1 वोल्ट लेते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है तो P आवेश का मान और V विभवांतर का मान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम रख दें और इसका 1 वोल्ट रख दें, तो ये कूलाम ये वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा जूल। 1.6 × 10⁻19 ये जूल में ऊर्जा आ जाएगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद 2-2 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो भी बहुत सरल इसमें प्रश्न दिए गए हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, 4 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो यही हो गई कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा, एकांक धन आवेश को अगर समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विभवांतर शून्य होगा। अगर 2 बिंदुओं का विभव समान है तो विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। और अगर विभवांतर शून्य है तो फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं हैं। चौथी विशेषता, समविभव पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो लंबवत निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। तो ये 4 विशेषताएं याद रखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, इसमें तीन संधारित्र हैं, उनको समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो कुल धारिता कितनी होगी, 2pf, 3pf, 4pf। pf यानी पिको फैरेड में दिया है। इसमें समानांतर क्रम पूछा है, ये दोनों क्रम निकाल दिया है। तो अगर हम समानांतर क्रम में निकालेंगे तो समानांतर क्रम का सूत्र अभी बताए थे। समानांतर क्रम में C बराबर होता है C1 धन C2 धन C3, तो 2 धन 3 धन 4 सीधे जुड़ जाएगा, ये 9 पिको फैरेड आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। अगर श्रेणी क्रम में पूछ दे, श्रेणी क्रम में अगर पूछ दे
तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3। तो 1/c बराबर 1/2 धन 1/3 धन 1/4। तो इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, 12 लघुत्तम होगा, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, ये 13/12 आएगा। 1/c का मान 13/12, तो c का मान क्या हो जाएगा 12/13। यानी इतने पिकोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब परिणामी धारिता होगी, और 9 फैरड जब हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब परिणामी धारिता होगी। तो इस तरह से इसको कर लेना, बहुत सरल प्रश्न है। ऐसे ही 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, कठिन नहीं आएंगे। चौथा प्रश्न है, किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो 3 कारक हैं जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। पहला है चालक के क्षेत्रफल पर, यानी चालक के आकार पर भी कह सकते हैं। चालक का आकार बड़ा होगा तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा आवेश देने पर उसका विभव बढ़ेगा, यानी धारिता उसकी बढ़ जाएगी। जैसे पानी हम किसी बर्तन में डालते हैं, तो अगर बर्तन का आकार बड़ा है तो ज़्यादा पानी आएगा, बर्तन का आकार छोटा है तो कम पानी आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आवेश जब हम किसी चालक में डालते हैं तो अगर उसका आकार बड़ा है यानी क्षेत्रफल बड़ा है तो ज़्यादा आवेश आएगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो कम आवेश आएगा। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आपको बहुत भाषण नहीं लिखना है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो पहला कारक है चालक का क्षेत्रफल, और दूसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। अन्य चालक अगर हम किसी चालक के समीप लाते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये संधारित्र में बताया गया होगा, किसी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति के कारण उसका विभव घट जाता है, और चूँकि C बराबर होता है Q/V, तो जब V का मान घट जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ये कारण है। तो अन्य चालक की उपस्थिति के कारण धारिता बढ़ती है। तीसरा है चारों ओर का माध्यम। अगर चारों ओर कोई पैराविद्युतीय माध्यम रख दिया जाए जिसका पैराविद्युतांक K हो, तो उस स्थिति में धारिता का मान K गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे भी रहस्य यही है कि जो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो K गुना घटता है, और विभवांतर जितने गुना घटेगा उतने गुना धारिता बढ़ जाएगी, यानी इस स्थिति में धारिता बढ़ जाएगी। तो चारों ओर का माध्यम धारिता को प्रभावित करता है। तो ये 3 कारक याद रखना है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न बस इतने दिए गए हैं, तो कम से कम इतने तो तैयार ही करना है। अधिक से अधिक आप जितना तैयार कर सकते हैं करें, लेकिन ये मिनिमम हम तैयारी करवा रहे हैं परीक्षा के हिसाब से। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कल करवाएंगे। विद्युत विभव और संधारित्र से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी 5 नंबर का जो एक आएगा, 2 1 नंबर वाले, 1 2 नंबर का 4 हो गया, 1 5 नंबर का आएगा। तो फिर कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।